सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही सर। बेटे मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जो लोग ऑनलाइन है जी मेरी सर आ आवाज रही है सर। ये सर आ रही है सर। बेटा चैट के ऊपर मुझसे बात करो। चैट के ऊपर बेटा मुझसे बात करो। प्लीज मुझे बताएं मेरी आवाज अब आपके पास आ रही है? या आपको बस आपने ऑनलाइन कर लिया इसको, ठीक है। अच्छा अभी मुझे बताओ इसका अगेन। अभी बेटा देखो आवाज आ रही है मेरी? फाइन, ठीक है। जी बेटा जो लोग ऑनलाइन है, अभी आपके लिए आप ये कह लें कि थोड़ी सी इसमें वो होगी, आप इको होगी या आपके पास थोड़ी सी उसमें डिस्टॉर्शन होगी, लेकिन एटलीस्ट आप आवाज आपको आ जाएगी। गॉट इट? ओके सर। ठीक हो, चलिए अब इसकी सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट में जो हमारे पास याद रखिएगा, ये सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट उस वक्त होगी जब आपके पास इसकी सेटलमेंट हो, यानी आपने कोई कैश रिसीव कर लिया या ये बैड डेट्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट इज ओनली possible when
when this debtor which is subject to specific provision is going to settle his account or convert it into bad debts. Or converted into bad debts. अपने अकाउंट को सेटल कर रहा है या बैड डेट हो रहा है, उसी सूरत में इस स्पेसिफिक प्रोविजन को छेड़ा जाएगा। अदरवाइज स्पेसिफिक प्रोविजन को जो कुछ हमने आप ये कहने के कर दिया, जहां तक हम इसको लेके चलने, वो ऐसे अगले पीरियड में भी फॉरवर्ड हो जाएगा। अपने बात को फॉलो करें। अब एक सिंपल एंट्री याद रखिएगा, जब भी मैंने किसी डेटर से रिलेटेड स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं लिया, अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या, मुझे एक सिंपल एंट्री यहां पे परफॉर्म करनी है। दैट एंट्री इज, मुझे अपनी प्रोविजन को डेबिट कर देना उस अमाउंट के साथ जिसको मैंने आप ये कहेंगे स्पेसिफिक प्रोविजन में क्रिएट किया। जैसे 10,000 डेटर्स का बैलेंस था, मैंने कहा जी 6,000 चांस इसमें ये है कि बैड डेट्स हो, 4,000 रिकवर हो जाएंगे, 6,000 की आपके पास प्रोविजन रिकॉर्ड। 10,000 डेटर का बैलेंस था, मैंने कहा जी 80% की प्रोविजन रिकॉर्ड है। तो दैट प्रोविजन जो 6,000 8,000 10,000 जितनी भी आपने ली हुई है, आपने उसको यहाँ पे डेबिट कर दिया। बेटे मेरी बात को फॉलो करें। जो एक्चुअल बैड डेट्स होंगे उनको रिसीवेबल्स में क्रेडिट कर दें, रिसीवेबल्स में ये बेटा फुल अमाउंट के साथ, और यहाँ पे रिसीवेबल्स में ये आपके पास एक्चुअल बैड डेट्स के साथ। या जो एक्चुअल बैड डेट्स हैं वो रिसीवेबल्स में क्रेडिट कर। नाउ यू गॉट एन एंट्री दैट इज प्रोविजन डेबिटेड एंड रिसीवेबल्स क्रेडिट बिकॉज़ इट इज अ स्पेसिफिक प्रोविजन, जिसके लिए हमने आप एक केस का के लिए सेपरेटली प्रोविजन बनाया। अब इसमें डिफरेंस आएगा, जो भी डिफरेंस होगा वो बेटा कहां चला जाएगा, बैड डेट्स। जो भी डिफरेंस होगा वो बैड डेट्स के बीच। तो मेरी बात को फॉलो करें, ये एक सिंगल एंट्री है जो स्पेसिफिक प्रोविजन की सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट है। प्रोविजन जितने अमाउंट से ली हुई है उसको डेबिट करो, जो आपके पास आपके रिसीवेबल्स जितने अमाउंट से एक्चुअली बैड हुए हैं उसको क्रेडिट करो। अब डिफरेंस देखो, इट इज क्वाइट पॉसिबल प्रोविजन ज्यादा हो, एक्चुअल बैड डेट्स कम हो, डिफरेंस किसमें चला जाएगा, बैड डेट्स में, और क्रेडिट पे आ जाएगा। अगर आपके पास आपकी प्रोविजन कम थी, एक्चुअल बैड डेट्स ज्यादा हो, जो डिफरेंस है बेटा वो किधर चलेगा, बैड डेट्स में, और कहां पे चला जाएगा बेटा, उसकी डेबिट। आप मेरी बात को बेटा फॉलो करें, बहुत सिंपल सी बात। आपके पास आपने इनिशियली इसको कैसे रिकॉर्ड करना है, सब्सिक्वेंटली इसको कैसे हैंडल करना है, छोटी सी एग्जांपल लेके चलता हूं, आपके पास ये चीज फाइनलाइज होगी। गेस इट इज ऑल, इट इज ऑल, नथिंग मोर लेवल। बस यही फाइनल आपके पास, आप ये कह लें कि जो आपके पास आपकी आखिरी जो इसके बीच में एंट्री थी वो तो लेकिन अगर प्रोविजन इंक्रीज हो तो हम क्रेडिट कर देंगे। जी बेटा, यहाँ पे प्रोविजन इंक्रीज नहीं हो रही, प्रोविजन को खत्म किया जा रहा है, क्योंकि जिस डेटर से रिलेटेड आपके पास आपने प्रोविजन बनाई थी अब वो खत्म हो गया। जब वो खत्म हो रहा है तो उसकी प्रोविजन भी खत्म करो। बेटा बात को फॉलो करें, ठीक है। चलिए एक छोटी सी एग्जांपल पिक्चर ले लो इसकी, ताकि मैं इसको आपके उसके एग्जांपल में कन्वर्ट कर सकूं। चलिए बेटा, चलिए अब यहां देखिएगा, मैं 2 इयर्स के साथ इसको लेके चलता हूं। लेट सपोज आपके पास आपकी ओपनिंग प्रोविजन जो है
opening balance of provision for bad debts rupees 2500. Actual bad debts during the year 20x1 6,000. Closing receivables 92,000. Closing receivables 92,000. General allowance is 5%. General allowance is 5%. ठीक है? Included in closing receivables a debtor Mr. A got a balance of rupees 10,000 and need a specific allowance of 60%. अब सबसे पहले साल में इसकी महीने कंप्लीट करो, फिर फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर के बीच में मूव करेंगे। पिक्चर ले लो, इसको लिखना लिख लो, इसको जल्दी करो बेटा। जो ऑनलाइन है मेरी आवाज आपको आ रही है? यस सर, आ रही है सर। जल्दी करो। अब फर्स्ट ईयर के अकाउंट्स को फाइनलाइज करना है, उसके बाद फिर सेकंड ईयर के अकाउंट्स को। ठीक है बेटा? अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो क्वेश्चन नॉर्मलिटी के साथ है, जैसे नॉर्मली आप अपने क्वेश्चन को परफॉर्म करते हैं। यू गॉट ओपनिंग प्रोविजन, यू गॉट बैड डेट्स, यू गॉट क्लोजिंग रिसीवेबल्स बैलेंस। ठीक है? अब सिर्फ उसने चेंज ये किया कि उसने कहा जनरल अलाउंस तो है 5%, बट वी नीड अ स्पेसिफिक अलाउंस। उसने कहा हाईलाइट कर दिया डेटर को जिसका नाम मिस्टर ए है, उसने 10,000 रुपए हमारे देने कहता है, और वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, आप उसके ऊपर 60% प्रोविजन लें। अब जो प्रोविजन की कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन कैसे होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कैलकुलेशन चाहिए, बहुत सिंपल। इसका मतलब कि आपके पास आपके रिसीवेबल जो 92,000 के हैं, इस 92,000 को 10,000 फॉर स्पेसिफिक, और जो बाकी रेस्ट आपके पास बचता है बेटा 82,000 फॉर जनरल। अब पहले कैलकुलेशन बहुत सिंपल, स्पेसिफिक पे 60% लगा दो, जनरल पे 5%। एक होता, दो होते, तीन होते, ऐसे इसको आप ये कहें कि कैलकुलेशन में ले जाए। आंसर लो। इसका आंसर आपके पास 6,000, इसका आंसर बेटा 41 श्योर। So closing allowance which is required right now is 10,001। अब पहले साल में और कुछ नहीं, अभी इस 10,100 से सिंपली जैसे नॉर्मल अपने अकाउंट्स बनाते हो, आप पहले बनाते हुए हो वैसे करो। ओपनिंग प्रोविजन का बैलेंस 2500, क्लोजिंग 10,100, इसका मतलब प्रोविजन इंक्रीज हो गई। जितने अमाउंट से इंक्रीज हुई उसको बैड डेट की डेबिट पे ले जाओ। एक्चुअल बैड डेट के एक्सपेंस 6,000, एक्सपेक्टेड बैड डेट्स आपके सामने आ जाएंगे, दोनों को ऐड करो, ऐड करके प्रॉफिट एंड लॉस करो। ठीक है बेटा? इस पूरे की पिक्चर ले लो अगेन, ताकि इसको अकाउंट्स में कन्वर्ट करें। जल्दी करो।
अच्छा भाई यहाँ देखो बेटा, अब इसको ना सक्सेशन से लेके चलेंगे फर्स्ट ईयर एंड देन सेकंड ईयर, ठीक है। अब एक बात ध्यान में रखो, बाकी सब ठीक है, सिर्फ ये वो पर्सन है बेटा, यहाँ देखो, जिसके ऊपर आपने स्पेसिफिक प्रूविंग ली है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, ओईटी अकाउंट से जो आपके पास आप नॉर्मली बना रहे हैं, बेटा यहाँ देखिएगा, मैं लिख रहा हूं इसको बेटा, अलाउंस प्रोविजन फॉर बैड डाउटफुल डेट्स। मैंने पूरा नाम लिखा है इसका, अलाउंस फॉर बैड डेट्स, इरिकवरेबल डेट भी इसको बोलते हैं, ठीक है। नामों से ना हारना यार बेटा, मेरी बात को फॉलो करें। अब यहां देखो बेटा, फर्स्ट ईयर अलाउंस अकाउंट, इसके बीच में मेरे पास जो भी आप ये कह लें कि बैलेंस है 1 जनवरी 2000x1, बैलेंस ब्रॉट डाउन 2500, कैलकुलेशन क्लोजिंग बैलेंस की कर चुके। सो 31 दिसंबर 2000x1 बैलेंस कैरी डाउन 10,100, ठीक हो। अब ये साइड बढ़िए बेटा, 10,100, इसका मतलब मुझे यहाँ पे बैड डेट्स के एक्सपेंस अकाउंट में इसको शिफ्ट करना। डिफरेंस देखो बेटा इसका 7,600, 7,600. Now this 7,600 is transferred to your bad debt expense account, 10,100. Fine. इसी के साथ मेरे पास मेरे बैड डेट्स का एक्सपेंस अकाउंट, अब इसमें बेटा
साल है बेटा, इसमें बैड डेट्स हुए 6000 के, प्रोविजन से फिगर मेरे पास आई, that is 7600. Now at 31st December 2000 X1 profit and loss account 13,600. So this 13,600 is transferred to your profit and loss account as an expense. कोई मसला बेटा? अब सेकंड ईयर का सेकेंड ईयर में मैं आपके पास आप ये कह लेंगे वो जो मिस्टर ए का बैलेंस था उससे रिलेटेड आपके पास आपकी 3 ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म। पहले ट्रांजैक्शन फर्स्ट, अभी 3 ट्रांजैक्शन से मुराद है ये 3 सेपरेट केसेस हैं। इन तीनों केसेस के बीच में सारी चीजें बताऊंगा यार, ये अगर ऐसे हो जाए तो फिर कैसे करना है, सेकंड लेवल पे हो तो कैसे करना है, थर्ड लेवल पे हो तो कैसे करना है। अब पहला केस क्या है? फर्स्ट केस उसमें था बेटा कि मिस्टर ए रिकवरी फ्रॉम मिस्टर ए रुपीज 10,000 पूरी 10,000 की रिकवरी होगी, नो बैटेड हुए ही नहीं। एंड दिस अमाउंट इज इंक्लूडेड दैट वो जो हमारे पास एक मेंशन होता था कैश रिसीव्ड फ्रॉम रिसीवेबल्स, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, उसमें ये इंक्लूडेड 10,000 की अमाउंट 10,000 ही देनी थी, 10,000 पूरी की पूरी रिकवर हो गई। अब एंट्री मुझे क्या करनी है? यहां देखो, नॉट रिकवर्ड, ये बैडेड हुए नहीं थे कि मैं बैडेड रिकवर्ड बोलूं, ये मेरे एस्टिमेटेड बैड डेट्स थे, ये डाउटफुल थे, दोनों में फर्क है। ये नहीं हुआ कि पास में बैड डेट्स हो चुके थे अब रिकवर हो गए, नहीं, ऐसा नहीं। मेरा ख्याल था कि ये पर्सन जो है मुझे 6,000 रुपये नहीं देगा, इससे सिर्फ 4,000 कलेक्ट होंगे, 6,000 डूब जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 10,000 की 10,000 पूरी अमाउंट मैंने रिकवर कर ली, क्योंकि स्पेसिफिकली इसके रिलेशन में मेरे पास प्रोविजन की तो एंट्री हुई। मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा? प्रोविजन को डेबिट करना पड़ेगा फॉर बैड डेट्स पूरे अमाउंट के साथ बेटा, पूरे अमाउंट के साथ 10,000 जो 6,000 की प्रोविजन बनाई। सो 6,000 की जो प्रोविजन मैंने लास्ट ईयर में क्रिएट की थी पूरी अमाउंट के साथ डेबिट कर दो। अब बैड डेट्स हुए नहीं, इसका मतलब रिसीवेबल में कोई अमाउंट क्रेडिट हो सकती है नहीं, बिकॉज नो बैड डेट्स, कोई बैड डेट्स है ही नहीं कि मैं रिसीवेबल में क्रेडिट करूं। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। हाँ, अब अगर आपको याद होगा तो हमने क्या कहा था कि जो डिफरेंस होगा वो कहां चला जाएगा? बैड डेट एक्सपेंस। क्लियर है? तो इधर वापस समझाएं सर। बैड डेट्स में एंट्री अपने ध्यान में रखो, बैड डेट्स होंगे तो बैड डेट्स क्रेडिट होंगे रिसीवेबल्स। सर कैश भी तो मिली है। हाँ, तो कैश में एंट्री आ चुकी है ना, कैश डेबिट रिसीवेबल्स क्रेडिट, वो तो हो चुका है। वो तो आपके पास जो कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स उसमें इंक्लूडेड है। मेरी बात को अंडरस्टैंड करें, उसका तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ऊपर कैश डेबिट रिसीवेबल्स क्रेडिट 10,000 वो हो चुके। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। अब से प्रोविजन को देखो, 6,000 की प्रोविजन ली नहीं हुआ बैड डेट, तो रिवर्स करना है ना, खत्म कर दो ना। जब प्रोविजन बनाई थी तो क्या किया था? बैड डेट्स को डेबिट किया था, प्रोविजन को क्रेडिट किया। अब जब खत्म करना है तो कैसे खत्म करूं? प्रोविजन को डेबिट कर दो और बैड डेट्स को क्रेडिट कर दो। क्लियर है? पहला केस पूरे पैसे मिलेंगे, सेकंड केस पूरे पैसे डूबे। आपने ये सोचा था कि 6,000 उससे रिकवर नहीं हुआ, ठीक है बेटा? सेकंड केस सर ये ऊपर वाला जरा वापस समझाएं सर। फुल अमाउंट प्रोविजन फॉर बैड ऑफ
मिस्टर ए प्रूव बैड, पूरी अमाउंट मिस्टर ए की बैड हो, कुछ भी रिकवर नहीं हुआ। क्या ये बात समझ में आ गई? अब यहां पर हम क्या करेंगे, और भाई प्रूवियन कितने की ली थी, उसको 6000 से डेबिट करके खत्म करो। लेकिन बैड डेट्स कितने के हुए, 10,000 के, तो आपने कम किया ना बैड डेट्स को, बैड डेट्स तो ज्यादा के हो गए, तो जो रिमेनिंग डिफरेंस है बेटा वो कहां चला जाएगा, बैड डेट्स के एक्सपेंस से कम, 4000। यही फर्स्ट और सेकंड केस है बेटा जिसमें मैं एक्सट्रीम एंड पे क्या हूं, तो थोड़ा सा कम कर लो। अगर आपके पास आपकी रिकवरी 8000 की होती है और एक्चुअल बैड डेट्स 2000 की होती है, तो क्या करता बेटा, रिसीवेबल में 2000 लिखता, प्रोविजन में 6000 लिखता, डिफरेंस 4000 का कहां चला जाता, बैड डेट एक्सपेंस। बेटा बात को फॉलो करें, अगर बैड डेट 7000 के होते तो क्या करता, रिसीवेबल को 7000 से क्रेडिट करता, प्रोविजन को 6000 से डेबिट करता, और 1000 का डिफरेंस कहां ले जाता बेटा, बैड डेट के एक्सपेंस। दो ही केस है, या जितनी प्रोविजन ली है उससे ज्यादा बैड डेट, या जितनी प्रोविजन ली है उससे कम बैड डेट। कम खत्म होते होते जीरो पे भी आ सकते हैं, ज्यादा होते होते पूरी अमाउंट भी बैड हो सकती है। एक ही अकाउंटिंग एंट्री है जिसको आपने फॉलो करना है, ओनली वन, यस इट इज ऑल, एक स्पेसिफिक प्रोविजन। अब यहां पर गौर से देखो, अगले साल में मुझे करना क्या पड़ेगा, एक बात को गौर से देखो, पहला केस तो जर्नल एंट्री है ना बेटा, तो मुझे पोस्टिंग करनी है ना बेटा, तो पोस्टिंग कैसे करूंगा जरा गौर से देखो। मैं पहली एंट्री के केस में इधर आ जाऊंगा और यहां पे क्या करूंगा बेटा, प्रोविजन का अकाउंट है यार, बैड डेट एक्सपेंस 6000, प्रोविजन 6000 से क्रेडिट डेबिट हो गई, आपके पास आपके बैड डेट्स 6000 से क्रेडिट। बेटा क्लियर है, को मसला बेटा इसमें वही पोस्टिंग का मैंने आपको सूत्र बताया था, जर्नल लेजर में से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जर्नल लेजर के बगैर आपका पेपर पास नहीं होगा। अगर आपको पोस्टिंग नहीं आती, रटा लग सकता है, लगवाएगा रटा, पेपर के अंदर क्वेश्चन को चेंज करेगा, जब चेंज करेगा फिर नहीं होगा। जब तक अपनी नॉर्मेलिटी पे क्वेश्चन चलता रहेगा क्वेश्चन हो जाएगा, जैसे ही क्वेश्चन को उसने ट्विस्ट किया बात खत्म हो गई, अब मैं पेपर को You got the point or not? Is it clear or not? चलो इसी को थोड़ा सा चेंज करो बेटा, इधर देखो मुझे पोस्टिंग करके दो, पोस्टिंग एक्चुअल पैटर्न्स कितने के हुए 2000 के, आपने प्रोविजन कितनी ली थी 6000, व्हाट विल हैपन, यू गॉट बैड डेट ऑफ 2000, 8000 की रिकवरी हुई, ठीक है, सो 2000 and 4000, जरा प्रोविजन के अकाउंट में पोस्ट करके दिखाओ कैसे पोस्ट करोगे। 4000 यहां और रिसीवेबल्स में 2000, इसका मतलब कि ये 2000, ये बात समझ में आ रही है, लास्ट बेंच पे जो लोग बैठे हुए हैं दोनों, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। अब यहां देखें, इसका मतलब कि ये 2000 पे रिसीवेबल के अकाउंट की क्रेडिट पर भी, यस दिस इज अ पॉइंट जहां पे एक्चुअल बैड डेट्स में, तो अब इन्होंने रिसीवेबल की क्रेडिट पे जाना, जब तक बैड डेट्स नहीं हुए मैंने रिसीवेबल को छोड़ा नहीं, जब तक आपके पास एक्सपेक्टेशन में बात की प्रोविजन चलती है, प्रोविजन जैसे एक्सपेक्टेशन से बैड डेट्स के बीच में चीज आई, मैंने उठा के इसको रिसीवेबल के अकाउंट में
बेटा मेरी बात को फॉलो करें। अब यहां पे इसका मतलब कि बैड डेट्स के अकाउंट्स में प्रोविजन से मेरे पास फिक्र क्यों आ रही है? ऑल्सो पहले देखो प्रोविजन से जो फिक्र मेरे पास आ रही है बेटा for bad debts that is 4,000. Receivable के अकाउंट में क्रेडिट विद 2,000. So each debit should have equal credit. इसका 4,000 का क्रेडिट इतना है 2,000 का क्रेडिट रिसीवेबल्स में। तो बात समझ में आ रही है? सेकंड प्लीज। बेटा नहीं समझ में आ रही मैं फिर समझाता हूँ। दोबारा समझो। पहली बात बताओ एंट्री समझ में आई या नहीं है? ये एंट्री समझ में आ गई या नहीं है? या नहीं समझ में? सही मतलब रिपीट कर दे। अब अगर एंट्रीज क्लियर है तो पोस्टिंग करो ना यार। मुझे सिर्फ ये बात बताओ, इधर देखो बेटा, आपके पास एक एंट्री हुआ करती थी, कैश डेबिट होती थी, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता था, रिसीवेबल्स क्रेडिट होते थे। कैसे पोस्ट करते थे? कैश के अकाउंट में वो अमाउंट पोस्ट किया करते थे जो उसके सामने लिखी हुई, डिस्काउंट अलाउड के अकाउंट में वो अमाउंट पोस्ट किया करते थे जो उसके सामने लिखी हुई। और जब मैं रिसीवेबल्स के लेजर में जाता था तो दोनों अमाउंट्स को लिखा करता था क्रेडिट से। क्या ये बात ठीक है? तो ये भी वही है। अब जब मैं प्रोविजन का अकाउंट बनाऊंगा तो प्रोविजन में 6,000 ही लिखना है, लेकिन किस वजह से? रिसीवेबल 2,000 का और 4,000 के बैड डेट्स। Got the point? Yes, sir. जब मैं बैड डेट के एक्सपेंस में जाऊंगा तो प्रोविजन लिखूंगा, प्रोविजन की वजह से। तो बैड डेट के सामने कितनी अमाउंट है 4,000 में उसके अकाउंट में लिखूंगा। जब मैं रिसीवेबल्स के अकाउंट में जाऊंगा तो क्रेडिट साइड पे क्या लिखूंगा? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। और अमाउंट क्या लिखूंगा? वो 2,000 उसके सामने लिखे। क्या ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. क्या ये बात समझ में आ गई? और बेटा नहीं समझ में आई मुझे बताओ, फिर समझा। दोबारा बताओ। सर रिसीवेबल अकाउंट के साथ बना दीजिए। नहीं बनाओ, खुद बनाओ। आप छोटे छोटे से नहीं रहे रिसीवेबल्स। क्या देखो बेटा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ठीक है। दोबारा देखो, एंट्री समझ में आई या नहीं आई? पहली एंट्री बताओ। पहली एंट्री समझ में आ गई तो पोस्टिंग में कौन सा बड़ी रॉकेट साइंस है वो मिल जाएगा। इसमें कंफ्यूजन है कि जो डिफरेंस है उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस में भी लेकर जाएंगे। पहले मुझे बताओ, अगर ये एंट्री लिखी हुई है तो मैं सिर्फ जो सवाल सादा सा कर रहा हूं वो मुझे बताओ, तुम इनके अकाउंट में पोस्ट कर सकते हो नहीं कर सकते? सही पहली एंट्री जरा समझा दे सर वापस। मुझे सिर्फ ये बताओ कि ये जो आपके पास आपके 3 अकाउंट लिखे हुए हैं, तीनों अकाउंट्स में कैसे कैसे रकम को पोस्ट करना है, ये समझ में आ रहा है या नहीं? सो इफ दिस हैज बीन डन, अब दूसरे में समझ में आ जाए। ओ भाई तुमने अमाउंट सेट असाइड की मोटरसाइकिल ठीक करवाने की 6,000, एक्चुअली 2,000 में मोटरसाइकिल ठीक हो गया, 4,000 रुपए वापस इनकम बन गई। 4,000 रुपए वापस इनकम बन गई ना यार। बैड डेट के एक्सपेंस को कम कर दिया 4,000 से। जब 4,000 से बैड डेट के एक्सपेंस को कम किया तो दूसरे अल्फाज में इनकम बढ़ा दिया आपने, प्रॉफिट बढ़ा दिया। बेटा मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? क्लियर है या नहीं? सिंपल सी लॉजिक है। तो भाई समझ आ रही है बात? ठीक है। पोस्टिंग और पोस्टिंग के बाद सिंपली मुझे इसको देखना है क्या है क्या। ठीक है। सेकंड केस कैसे नहीं समझ आ रहा यार? 10,000 के बैड डेट्स हो गए, करो रिसीवेबल को 10,000 से क्रेडिट बैड डेट हो गए। यार कितनी प्रोविजन ली थी? 6,000। बाइक को तुमने ठीक करवाने के लिए 6,000 की प्रोविजन रखी हुई थी, एक्चुअली खर्चा 10,000 हो गया। इसका मतलब 6,000 जो तुमने लिए थे कम लिए थे, 4,000 और लेने और एक्सपेंस को बढ़ाओ। 6,000 तो ले लिया ना एक्सपेंस, अब 4,000 का एक्सपेंस और लेना है, ले लो।
के बात को फॉलो करें। Yes, sir. गॉट द पॉइंट। Yes, sir. अब पोस्टिंग कैसे होगी भाई? अब प्रोविजन के अकाउंट में आऊंगा तो बैड डेट एक्सपेंस ये 6000 बेटा क्या रिसीवेबल्स, बैड डेट के अकाउंट में आऊंगा तो रिसीवेबल्स कितने अमाउंट बेटा 4000, और जब रिसीवेबल के अकाउंट में जाऊंगा तो प्रोविजन में 6000 और बैड डेट के एक्सपेंस में 4000। तो बात समझ में आ गई? Yes, sir. इसीलिए कह रहा हूं सोर्स पे एंट्री समझ में आई या नहीं है? अब बेटा सादा सा रटा भाई, इतना देखो कि स्पेसिफिक प्रोविजन जो तुमने लिया सेटल हुई या नहीं। पहले इस चीज को देखना है कि क्या ड्यूरिंग द ईयर ये जो बंदा जिसका लास्ट ईयर में हमने स्पेसिफिक अनाउंस लिया था, स्पेसिफिक प्रोविजन ली थी, इस साल के दरमियान में ये आपके पास किसी रिकवरी में गया नहीं। अगर चला गया इसका मतलब मुझे एडजस्ट कर। अब दो ही केसेस होंगे, या जितने अमाउंट उसके लिए प्रोवाइड की थी उससे ज्यादा बैड डेट्स हो जाएंगे, या जितने अमाउंट प्रोवाइड की थी उससे कम बैड डेट्स हो जाएंगे। बैड डेट के अकाउंट में साथ ही बात, अगर अमाउंट जितनी लास्ट ईयर में प्रोविजन ली थी उससे ज्यादा बैड होती तो डिफरेंस होगा वो बैड डेट अकाउंट की क्रेडिट और डेबिट। और अगर आपके पास आप ये कहेंगे जितनी प्रोविजन ली थी बैड डेट्स उससे कम हुए तो जो डिफरेंस होगा वो बैड डेट अकाउंट की क्रेडिट पे। नाम क्या देंगे बेटा? प्रोविजन का। You got it? Yes, sir. You got it? Yes, sir. प्रोविजन के अकाउंट में क्या करना है? प्रोविजन के अकाउंट में लाजिम है, ये मैंडेटरी है कि जितनी भी अमाउंट आपने लास्ट ईयर प्रोविजन की दी थी अब वो सेटल होगी पूरी अमाउंट। अब दोनों केसेस में देखेंगे प्रोविजन की अमाउंट 6000 ही बनती है जो डेबिट पे होगी, वही 6000 डेबिट पे देखेंगे। अब साथ ही बात आपके पास इस चीज को देखने, अगर इससे ज्यादा अमाउंट बैड हुई तो रिसीवेबल के कम हुई तो मामला इधर ही खत्म। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, Yes, sir. क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. दोबारा देख लो, ये दो एंट्रियां याद कर लो, ये एंट्री आपके पास बेसिकली तो एक एंट्री है ना, बैलेंसिंग फिगर ले लो। एंट्री जो सोर्स और एंट्री क्या है? प्रोविजन पूरी अमाउंट से डेबिट करो, डेटर को क्रेडिट करो बेटा किस अमाउंट से? जो बैड डेट्स। अब डिफरेंस ले लो, अगर डेबिट साइड पे डिफरेंस है तो तब भी बैड डेट के एक्सपेंस में, अगर क्रेडिट साइड पे डिफरेंस है तो तब भी बैड डेट के एक्सपेंस। अब उसकी पोस्टिंग बेटा क्लियर है? Yes, sir. बाकी जो क्लोजिंग बैलेंस लेना है फिर वैसे ही लेना है जैसे आप अपने पास अपनी चीज को नॉर्मली लेके चलें। बेटा ये समझ में आ गया? ठीक है, अब इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ जाते हैं। तो न्यूमेरिकल्स में ये चीज ज्यादा बेहतर आप अंडरस्टैंड कर लें। चलिए जी पिक्चर ले लें। पिक्चर ले लिया बेटा? मुश्किल सिस्टम बिल्कुल खत्म हो चुका है। इवन मेरी आवाज जो है माइक के साथ उधर नहीं जा रही, बच्चों की आवाज मुझे नहीं आ रही। मैंने कल भी रिक्वेस्ट की थी शकीला से, सर मैंने काम चेक करके किया है, सिर्फ माइक का मैंने शो आता है। सुबह ना सिस्टम ऑन हो रहा था ना कुछ, और इसको बूट होने में 10 से 15 मिनट लग रहे, इसको बूट होने में 10 से 15 मिनट। ये माइक में स्क्रीन जाएगा? एक कल चल रहा था यार, आज नहीं चल रहा। दूसरे माइक लगा वो भी लगाया, वो भी नहीं जा रहा, ये भी नहीं जा रहा, नहीं जा रहा? ये ट्रैक मैंने प्रायर नहीं चल रहा था। मैंने एक बार तो सही क्लास स्टार्ट। अच्छा आपने इसको बताओ माइक। तो मैंने कर दिया, इसको छोड़ दो इसको। मैं वापस अभी क्लास को थोड़ा सा जल्दी सम कर दूंगा, सिस्टम को रिप्लेस करो, कोई और सिस्टम उठा के यहाँ पे लगा दो। ये का जो इवेंट था जो सी वन वाला था, फर्क हो गया। इसको ऑफिस ले जाते हैं वापस। जो मर्जी करें, मुझे कोई सिस्टम चाहिए कि दूसरा रख दें, यूएसबी दे दें, मैं अपना डाटा निकाल के इसमें शिफ्ट कर। ठीक है 10 मिनट चाहिए, 15 मिनट चाहिए, मैं 15 मिनट पहले क्लास लगा दूँ। ठीक है, 9:45 बजे मेरे पास बस इसको। जी बेटा, मैं आपके न्यूमेरिकल्स को आगे प्रोसीड करता हूं। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपके न्यूमेरिकल हैं बेटा।
जो जहां तक प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 तक आपने परफॉर्म किया था, अब उससे आगे जा रहे हैं। ठीक है बेटा, पहले उन दो न्यूमेरिकल्स को परफॉर्म कर लें। सो इफ यू गॉट टाइम तो इंशाल्लाह पेपर के न्यूमेरिकल में उसके बाद मूव कर जाएंगे। ठीक है, अच्छा हाँ, अभी इसके बाद जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के तो आपको कुछ चीजें और बताऊंगा कि एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन उठाना कैसे है। क्या वो स्ट्रेट क्वेश्चन देगा या इसके बीच में और कोई ट्विस्ट लेकर आएगा? बेटा मेरी बात को फॉलो करें, ठीक है, लेकिन इसके बाद ये डिस्कस करेंगे। पहले इसके सिंपल न्यूमेरिकल्स परफॉर्म कीजिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं बेटा जी। पेज नंबर को याद है? ठीक हो गया। ये आपके पास स्प्लेंडर वाला न्यूमेरिकल था। फ्रॉम हियर यू गॉट प्रैक्टिस क्वेश्चन होमवर्क के नाम से बेटा, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5। तो मेरे पास पेज नंबर 220 है, आपके पास देखिएगा शायद ये चेंज ना हो चुका हो। ठीक है, चलो बेटा क्वेश्चन देखें, सिंपली क्वेश्चन देखें यार, छोड़ो पिक्चर्स लेना, क्वेश्चन देखो। तो कहता है एज commenced trading on 1st April 2010 he extracted the following list of balances from his sales ledger personal account है as at 31st March 2011। so first year of trading, पहले साल के एंड पर the year started from 1st April 2010 and ended to 31st March 2011। he got the balances of Bert, Lisa and others। खुद उसने सेपरेट करके दे दिया। टोटल आपके पास रिसीवेबल्स के बैलेंस कितने हैं? 6.9 मिलियन। उसमें से कहता है यार एक बर्ट है, उसने आपके पास आपके 200,000 देना है, एक लिजा है जिसने आपके पास 400,000 देना है। ठीक है, और बाकी अदर्स में 63 लाख हैं जो अदर्स ने आपके देने हैं। सो अब उसने आपको क्या बताया? कहता है इन द ईयर टू 31st March 2011 बर्ट एमिग्रेटेड लिविंग न्यूमरस डेट्स। ठीक है, जो आपके पास बर्ट है ये इंग्लैंड चला गया, 200,000 जो है इसने हमारे देने थे उसने नहीं दिए। बेटे मेरी बात को फॉलो कर, इमिग्रेटेड चला गया, कोई पैसे नहीं देने। लिजा इज डिस्प्यूटिंग सर्टेन इनवॉइसेस, उसके साथ कुछ इनवॉइसेस का डिस्प्यूट आ गया, सारे का नहीं, कुछ इनवॉइसेस का डिस्प्यूट आ गया अमाउंटिंग टू रुपीज 100,000 की इनवॉइसेस हैं जिनका डिस्प्यूट आ गया, मसला हो गया। हम कहते थे हमने चीजें तुम्हें दी हैं, वो कहती नहीं दी। which have been outstanding for more than 6 months, 6 महीने गुजर गए, ये डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो रहा। Homer estimated that Lisa will eventually pay half of the disputed amount। उसने कहा यार ये पूरी अमाउंट नहीं देगी, आधे पैसे दे देगी। So this is, अगर आप इसको देखेंगे ये वही बात है जिसके बारे में आपको समझा रहा था। हमने क्या देखा? अगर मैं इसको जनरली देखूं तो इसका मतलब मैंने अपने डेटर्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। वन इज बैड, वन इज डाउटफुल and the others are good debtors। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। सो जो बैड हो चुका है उसकी एंट्री परफॉर्म करो, इमीडिएटली उसको अपने रिसीवेबल में से निकाल दो, अपने रिसीवेबल में से उस अमाउंट को निकाल दो। सो एक्चुअली आपके जो रिसीवेबल्स हैं वो रिसीवेबल्स आपके पास 69 लाख के नहीं रहे, आपके रिसीवेबल्स 67 लाख के हैं, क्योंकि 2 लाख तो बैड हो चुका है। अब सिर्फ आपको एक एडजस्टिंग एंट्री परफॉर्म करनी है जिसमें आपने क्या कर लेना है, बैड डेट्स को डेबिट कर देना है और आपने रिसीवेबल्स को क्रेडिट कर देना। तो ये बात समझ में आ गई? नाउ नंबर 2, दो बैलेंसेस आपके पास मौजूद हैं। एक आपके पास आप ये कहेंगे लिजा का जो डाउटफुल है, और दूसरे गुड डेटर्स। मैंने आपको कल बताया था कि इवन अगर गुड डेटर्स भी होंगे फिर भी जनरल अलाउंस उसके लिए रिक्वायर्ड है। व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? एज पर IFRS 9 इट इज रिक्वायर्ड। सो अपने छोटे से वो आप ये कहेंगे वो जो जान के ऊपर इतनी सी चीज अपने ध्यान में रख लो कि पुत्रो ये जनरल अलाउंस हर क्वेश्चन में होगा। क्यों होगा? इसकी रिक्वायरमेंट है यार, मैं इसके बगैर गुजारा नहीं कर सकता। ऑल्दो के अदर से रिलेटेड मुझे कोई आप ये कहेंगे कोई एविडेंस नहीं है कि इन्होंने पैसे नहीं दे, लेकिन फिर भी जनरल अलाउंस लूंगा और वो देगा। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, ठीक है। और जो लिजा है इससे रिलेटेड इसकी जो आपके पास पैसे हैं, कहते सारा नहीं, लेकिन आपने क्या करना, 100,000 का 50% यानी 50,000 की इसके ऊपर स्पेसिफिक प्रोविजन बना लो। बेटा मेरी बात को फॉलो करें।
सो लिजा के ऊपर 50,000 की स्पेसिफिक प्रोविजन बन गई। इसका ये जो आपके पास 4 लाख का बैलेंस है साइड पे कर दो, पीछे रह गए 63 लाख। इन 63 लाख के ऊपर जनरल अलाउंस ले लो, और जनरल अलाउंस कितना होगा दिया हुआ कि हाँ 5% आखिर में, assuming that H requires a general allowance for doubtful debts of 5%, तो 5% का अलाउंस ले रहे हैं। तो बेटा पहले साल के एंड पर प्रोविजन कैसे बनाओ, 63 लाख पे 5% और 4 लाख के ऊपर 50,000, दोनों को ऐड कर लो, जो अमाउंट आएगी वो आपके पास आपकी प्रोविजन फॉर बैड डेट हो जाएगी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, आगे चलो। अब कहता है द सेल्स लेजर लिस्टिंग एज एट 31 मार्च 2012 इज एज फॉलोज। अगले साल में चला गया, मैगी 2,40,000, मार्च 400,000, लिजा 60,000, अदर्स 66 लाख। 3 लिस्ट में उसने आपको नाम दे दिए लेजर से और एक अदर्स के नाम से। सो अदर्स आर गुड डेटर्स। अब इन तीनों के बारे में खुद बताएगा इनमें से कौन बैड है और कौन आपके पास डाउटफुल है। बट क्लियर है? बताया इसने। कहता है मैगी हैज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट एंड हर डेट्स इज टू बी रिटर्न ऑफ, टू बी रिटर्न ऑफ। सो उसको किस में कन्वर्ट कर दो बेटा, बैड डेट्स में। ठीक हो गया बेटा? आगे कहता है कि मार्च इज एक्सपीरियंस कैश फ्लो डिफिकल्टीज, होमर कंसिडर्ड अ 50% अलाउंस टू बी एप्रोप्रिएट। मार्च के ऊपर क्या करो बेटा, 50% का स्पेसिफिक अलाउंस बनाओ, स्पेशल प्रोविजन बनाओ। ठीक हो गया। होमर इज नो लॉन्गर सप्लाइंग गुड्स टू लिजा। डिस्प्यूट इतना बढ़ गया कि ट्रेडिंग रिलेशन खत्म हो गया, नहीं सप्लाई कर रहा उसको, कहते बस खत्म हो गया। द बैलेंस which is in respect of last year's disputed invoices is to be written off। अभी ये राइट ऑफ किया नहीं, अब करो। हाँ अब देखो, इससे रिलेटेड 60,000 का बैलेंस है, खत्म करना है। प्रोविजन कितनी दी थी, 50,000 की, वो एंट्री आपके सामने आ गई। अच्छा, रिसीवेबल्स को किससे क्रेडिट करना है, 60,000 से। प्रोविजन को किससे डेबिट करना है, 50,000 से। 10,000 को जो डिफरेंस होगा वो कहां चला जाएगा, बैड डेट के एक्सपेंस। बेटा क्लियर है? आगे चलो। In the year to 31st March 2013, total receivable per the sale ledger listing was 75 lakhs। ठीक हो गया, 75 lakhs के receivables हैं। ठीक है, कहता है there are no debts requiring specific allowance। बात ही खत्म कर दी, कहता है किसी डेट पे कोई स्पेसिफिक अलाउंस नहीं चाहिए। तो फिर क्या करूं, जनरल अलाउंस बनाना है। आगे क्या कहता है, कहता है ₹50,000 हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम मैगी। मैगी कौन है, जो बैंकक्रप्ट हो गई थी, जिसको मैंने बैड डेट्स में कन्वर्ट कर दिया था। नाउ दीस आर बैड डेट्स रिकवर्ड। इट इज अ गुड न्यूमेरिकल, आपके पूरे चैप्टर को कवर करता है। स्पेसिफिक अलाउंस भी है, जनरल अलाउंस भी है, बैड डेट्स भी हैं, फर्दर बैड डेट्स भी हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड भी हैं। बट मेरी बात को फॉलो करें, ठीक है? तो इसको अटेम्प्ट करते हैं यहां पे, ठीक है? अब बेटा इसकी पिक्चर लो, अब पिक्चर ले लो जी। जरा ये लिजा का बताओ सर। ले लिया पिक्चर बेटा? यस सर। पिक्चर लो बेटा। ले लिया बेटा पिक्चर? भी पिक्चर लो बेटा। मैं स्क्रीन शेयरिंग खत्म कर रहा हूं। अब इस क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट करने लगा हूं। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5 जी।
यहाँ बेटा चलिए जी, अपनी सारी डिस्कशन छोड़ के बोर्ड की तरफ ध्यान करें। यहाँ बेटा अलाउंस फॉर बैड डेट्स, इसका अकाउंट अब इसमें स्टार्टिंग कहां से है? 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010 बैलेंस ब्रॉट डाउन इज नील, बाय नील पहला साल। बट 31 मार्च 2011 मेरे पास बैलेंस कैरेड डाउन है। अब इसके लिए वर्किंग वन, ठीक है बेटा। वर्किंग वन में मुझे क्या करना है बेटा, देखिएगा प्लीज। जो स्पेशल अलाउंस है उसकी कैलकुलेशन बेटा 400,000 से रिलेटेड उसने मुझे खुद बता दिया कि आप 50,000 का स्पेशल, तो खुद बताया उसने कहा यार 50,000 लीजर से रिलेटेड आप स्पेशल अलाउंस, स्पेसिफिक अलाउंस। जनरल अलाउंस बेटा, जनरल अलाउंस पीछे रह गया 63 लाख। इस 63 लाख का 5%, 63 लाख का 5%, 3,15,000। क्या बेटा? आप क्वेश्चन को पढ़िएगा प्लीज। लिखा है results disputing certain invoices amounting to 100,000 which have been outstanding for more than 6 months. Homer estimates that Lisa will eventually pay half of the disputed amount. ये नहीं का टोटल अमाउंट का, half of the disputed amount. तो disputed amount कितनी है बेटा? 1 लाख। तो 1 लाख का आपके पास 50% क्या है? 50,000। अब ये जो 3 लाख मेरे पास 3,65,000 है बेटा, ये क्लोजिंग बैलेंस। यही 3,65,000 मैं बैड डेट्स के एक्सपेंस पे, यही जो मेरे पास फिगर है 1 अप्रैल 2011 बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,65,000। स्टार्ट। अब बेटा इसी में आपके बैड डेट का एक्सपेंस अकाउंट। अब बेटा यहां देखो, उसने इस साल में आपको इन्फॉर्म किया हुआ है कि एक जो बर्ट है वो इमिग्रेटेड हुआ और उसके बैड उसकी अमाउंट को बैड डेट्स में कन्वर्ट कर दो। इसका मतलब कि रिसीवेबल से जो फिगर बैड डेट्स में आई दैट इज 200,000 और अलाउंस से जो फिगर मेरे पास आई दैट इज 3,65,000। सो 31 मार्च 2011 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,65,000। बेटा बात समझ में आ गई? पहला साल कंप्लीट। सेकंड ईयर क्या बेटा? बेटा मैंने आपको इसीलिए पढ़ के बताया था, उसमें उसने लिखा हुआ क्या है, कहता है डिस्प्यूटिंग सर्टेन इनवॉइसेस। वो जो सर्टेन इनवॉइसेस डिस्प्यूटेड है 100,000 के, उस 100,000 का 50% लेना है, पूरी अमाउंट का नहीं लेना।
जी बेटा क्या मसला बोलो ना, चलो आगे चलो नेक्स्ट ईयर। सो ये मेरे पास पहले साल की वर्किंग। अब सेकंड ईयर में आ जाओ। सेकंड ईयर में क्या कहता है? सेकंड ईयर में वो कह रहा है कि मैगी हैज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट एंड हर डेट इज टू बी रिटर्न ऑफ। इसका मतलब कि यहां पे आ गया रिसीवेबल्स और 2,40,000 को बैड डेट्स डिक्लेयर कर। ठीक हो गया बेटा? आगे क्या कहता है? साथ ही कहता है कि वो स्पेसिफिक प्रोविजन छोड़ो, अभी नीचे देखो, कहता है उमर इज नो लॉन्गर सप्लाइंग गुड्स टू लीजा। ये भी बैड डेट्स में कन्वर्ट हो। अब बेटा जरा यहां देखना ये बैड डेट्स में कैसे कन्वर्ट होंगे। सेकंड ईयर फॉर लीजा इसके एंट्री क्या होगी? मुझे क्या करना है बेटा? अलाउंस को डेबिट करना है। कितने से? 50,000। मुझे रिसीवेबल्स को क्रेडिट करना है कितने से? 60,000। और बैड डेट्स में जो डिफरेंस है बेटा वो चले जाएगा 10,000। बेटा क्लियर है? अब यहां देखो, इसका मतलब कि यहां पे आपके पास रिसीवेबल्स उनसे जो फिगर है 50,000 के लिए अलाउंस में आ गई। रिसीवेबल्स 10,000 की फिगर बैड डेट में। सर पिछले साल लीजा के 4 लाख थे, उसने सिर्फ 1 लाख का बताया था कि क्या करना है, बाकी के 3 लाख को क्या करेगा? वो आपके पास सिंपल है क्योंकि उसने इस 4 लाख का बैलेंस भी आपको 50,000 की स्पेसिफिक प्रोविजन दी। ठीक है? बाकी रिसीव हो गए। बाकी रिसीव हो, इसीलिए 60,000 रुपए बाकी है ना, बाकी पैसे उसने दे दिए। चले यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर? अब नाउ फाइनली अगेन क्लोजिंग प्रोविजन की वर्किंग। अब क्लोजिंग प्रोविजन की वर्किंग क्या है? यहां पे मुझे 31 मार्च 2012 बैलेंस carried out working 2 वर्किंग 2 वही सेम प्रोसीजर जो उससे पहले एग्जीक्यूट किया। उसने कहा देखो ये जो मार्ज है ना ये कैश फ्लो प्रॉब्लम में चला गया, 4 लाख रुपए देने हैं। अब इसने ये नहीं कहा कि कोई इनवॉइस डिस्प्यूटेड है, उन्होंने कहा 4 लाख रुपए देने, 50% का इसके ऊपर स्पेसिफिक अलाउंस दे। बेटा बात को फॉलो करें। सो स्पेसिफिक अलाउंस 400,000 into 50% 200,000। जनरल अलाउंस बाकी रिमेनिंग रिसीवेबल्स कितने हैं? 66 लाख। 66 लाख का 5% बेटा 3,30,000। फाइन, टोटल 5,30,000। तो क्लोजिंग कितना चाहिए बेटा? 5,30,000। टोटल क्या है साइड को? 5,80,000। इसमें से माइनस करें 31 मार्च 2012 बैड टैक्स के एक्सपेंस पे फिगर क्या जाएगी बेटा? 2 लाख 15,000। नाउ बैड टैक्स एक्सपेंस अलाउंस से मेरे पास जो फिगर आ रही है दैट इज 2 लाख 15,000। जी बेटा जी प्रॉफिट एंड लॉस
So 4,65,000. 465. So 31st March 2012, profit and loss account 4,65,000. Last year बेटा लास्ट ईयर पे आ जाओ। अब लास्ट ईयर इसका क्वेश्चन ठीक नहीं है। तो मेरे तो ध्यान करो सारे, क्वेश्चन ठीक नहीं है। मार्च से रिलेटेड आपने स्पेसिफिक प्रोविजन बनाई थी, अब आप कहते हैं नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड। तो यार मुझे बता ना मार्च को क्या करूं, क्या पैसे दे दिए उसने? क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है। मैंने स्पेसिफिक प्रोविजन 2 लाख की ली है मार्च की, और भाई मुझे बता दो सही मैं मार्च के साथ क्या करूं। बेटे मेरी बात को फॉलो करें। एक तरीका हो सकता है ये मैं स्टेटमेंट बीच में से काट दूं जहां पे लिखा है द टोटल रिसीवेबल पर द सेल लेजर लिस्टिंग साउंड, ठीक है। देयर आर नो डेट्स रिक्वायरिंग स्पेसिफिक प्रोविजन, गलत बात, काटो। या अगर नहीं है तो फिर इसका मतलब यह है कि मार्च से जो आपने लेने थे 4 लाख रुपए पूरे मिल गए। या तो इसको काट दो या फिर यहां पे लिखो कि मार्च से आपने पूरे पैसे रिसीव कर लिए। नहीं समझे? क्योंकि इस तरह तो नहीं होता ना यार कि पिछले साल में स्पेसिफिक प्रोविजन ले लूं, अगले साल में फिर मैं चुप कर जाऊं जी कोई स्पेसिफिक प्रोविजन। भाई बताओ मैं क्या करूं? एक सवाल अगर तुमने क्रिएट किया तो जवाब दो उसका। ये कंटिन्यूएशन है आपके पास, ऐसे नहीं चलेगा। तो दोनों तरीकों से देखिए। पहला तरीका यह है कि बोला कुछ नहीं, ये नहीं कहा कि स्पेसिफिक प्रोविजन चाहिए, बस उनका ये अब आपके पास आपके रिसीवेबल्स के बैलेंस 75 है और खामोश है कि मार्च से रिलेटेड क्या हुआ कुछ नहीं बताया। तो फिर मैं ये अज्यूम करूंगा कि मार्च के डेट्स अभी तक रिकवर नहीं हुए, अभी भी इस पीरियड के एंड पर भी उनको ये 2 लाख की प्रोविजन चाहिए। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आपको ये बात समझ में आ रही है? बेटे जो चीजें आपको बता रहा हूं इसको अच्छी तरीके से समझिएगा, इसी के ऊपर तुम्हारा एग्जामिनर तुम्हें जमा करेगा। यही वो पॉइंट्स हैं जो पेपर में तुम्हें समझ में नहीं है। मुझे आंसर चाहिए कि लास्ट ईयर की जो स्पेसिफिक प्रोविजन थी मार्च की, वो अब क्या क्या उसकी ट्रीटमेंट है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसके बीच में वो थोड़ी सी हैंकी मैकी कर गया, उसने इसके बीच में आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी, मैं भी इसको सादा सा सॉल्व कर सकता हूं। हो सकता है 75 लाख के ऊपर ले लो जनरल नॉर्म्स, बस खत्म बात। चीजें खुद बहुत नॉर्मल होती हैं। तो क्या करना है मुझे, प्रैक्टिस क्या कहती है, इसको ब्रॉट डाउन कर ले आओ। फर्स्ट अप्रैल 2012 बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,30,000। आप क्वेश्चन की जनरल अंडरस्टैंडिंग की अच्छा यार कोई स्पेसिफिक प्रोविजन है तो जनरल प्रोविजन ले लो, 5% की 75 लाख पे क्लोजिंग बैलेंस देखो प्रोविजन इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। बट ये तरीका नहीं है इसको सॉल्व, ऐसा हो नहीं सकता। लास्ट ईयर में जो मैंने स्पेसिफिक अलाउंस लिया है 2 लाख रुपए का, मुझे उसका हल बताओ मैंने क्या करना। या तो ये लिख दो कि सारे पैसे मार्च से ले लिए, कर लो। अगर सारे पैसे मार्च से ले लिए तो एक बात समझो, तुमने इससे रिलेटेड क्या रखा था प्रोविजन, 2 लाख रुपए रिवर्स करो। वो पहला केस बन जाएगा, 2 लाख की प्रोविजन ली थी नहीं, पैटर्स पैसे सारे मिले तो रिवर्सल।
क्या करो, प्रीमियम को डेबिट कर दो 2 लाख से और नहीं रिसीवेबल बैड डेट्स को क्रेडिट कर दो। तो रिसीवेबल तो क्रेडिट हो ही नहीं सकते, बैड डेट हुए, ठीक है। दूसरा, स्टिल मार्च का बैलेंस चल रहा है, इस 75 लाख में 4 लाख का बैलेंस हो गया, तो कोई मसला नहीं, उस 4 लाख के बैलेंस को लगा करो, उस पर स्पेसिफिक प्रोविजन ऑलरेडी है तुम्हारे पास 2 लाख, वो 2 लाख है, और जो बाकी 71 लाख है उसके ऊपर 5%। बेटा मेरी बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही? ठीक है पुत्रों, मेरे लिए बहुत आसान है, मैं इसका सोल्यूशन क्वालिफाई करवा दूं, मेरे लिए बहुत आसान है, मैं इसका सोल्यूशन क्वालिफाई करवा दूं। तुम्हें इतना सा भी एहसास नहीं होगा कि मैं कितनी बड़ी बदयांती तुम्हारे साथ कर रहा हूं, बिकॉज तुम्हें पता ही नहीं है। लेकिन जब पेपर के बीच में आपके पास क्वेश्चन आएगा, आप मुझे बहुत अच्छे अल्फाज से याद करें, वहां पे जाके स्टॉप हो जाओ। तो मेरी बात को फॉलो करें। तो 2 तरीके, एक पैसे रिकवर, एक पैसे रिकवर नहीं, अभी भी डिस्प्यूट चल रहा है, अभी भी वो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में है, पैसे नहीं। दिस इज द केस, आपको क्या करना पड़ेगा, यहां देखो। अब ये क्लोजिंग बैलेंस मुझे कैसे लेना पड़ेगा बेटा, ठीक है। इफ फर्स्ट केस, इफ कौन है ये, मार्च इज स्टिल इन cash flow problems and still his outstanding balance is 400. If this is the case, मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, 75 लाख में से 4 लाख के ऊपर स्पेसिफिक, और बेटा 71 लाख के ऊपर जनरल। इस पे बेटा 50% 2 लाख, और 71 लाख के ऊपर 5% बेटा। हाँ बेटा, टोटल 5 लाख 50,000। थोड़ा सा बड़ा राइटिंग समझ में आ रही है नहीं आ रही? चलो अब बेटा यहां देखो, इधर दिस इज द केस, इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, 31 मार्च 2013 बैलेंस कैरी डाउन 5,55,000। बेटा इसका जो स्टडी टेक्स्ट में सॉल्यूशन है, ईयर 1 ईयर 2 का ठीक है, ईयर 3 का ठीक नहीं है, उसने स्पेसिफिक इग्नोर किया, उसने इसकी इंफॉर्मेशन दी, ऐसा नहीं हो सकता। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। सो इस केस के बीच में मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, बैड डेट्स के एक्सपेंस में 25,000 लेके जाना पड़ेगा। बेटा इनसे लड़ना पड़ेगा तुम्हें, इन क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा। ये आई कम वी कम नहीं है, ये प्रोफेशनल अकाउंटेंसी है, और इसके बीच में तुम्हारा एग्जामिनर तुमसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, उसको प्रूव करो कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता हूं। सबसे पहले अपने आप को ओपन करो, एक्सेप्टेंस में जाओ कि मैंने इस काम को करना है, पहला स्टेप। जब तुम खुद सीरियस होगे तो फिर दूसरा स्टेप आएगा कि अब तुम्हारे पास तुम्हारा माइंड ओपन होगा, जहां पे तुम उसको सीखना चाहिए। अदरवाइज अगर तुमने अपने माइंड को क्लोज कर लिया, ये आईटीए इतना बुरा सब्जेक्ट है, ये तुम्हारे चार्टर्ड अकाउंटेंसी को खा जाएगा। आईटीए की तैयारी दूसरी दफा नहीं होती, याद रखिए, आईटीए की तैयारी पहली दफा।
सेकंड टाइम पर आईटीआई की तैयारी नहीं हो सकती। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि FR1 पढ़ रहे हो, आईटीआई को रिवाइज कर लिया, FR1 आईटीआई को इकट्ठा पास कर, ये जरूर हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि मैं आपके पास अपनी आईटीआई को यहाँ पे इस जगह पे ये सोचूं कि बस अभी हो गया, नहीं हो रहा यार, ये मेरे बस से बाहर है, अगली दफा देखो, नहीं हो। उसकी वजह ये है कि अगली दफा तुम सीरियस नहीं हो सकते, क्योंकि आईटीआई की पेस जो है ना, ये उस मूवी की तरह है कि जो शुरू में बहुत स्लो पेस के साथ चलती, शुरू में जर्नल लेजर वो आहिस्ता आहिस्ता डेफिनेशन के ऊपर 10 दिन उसी में गुजर जाते हैं, 15 दिन उसी में गुजर जाते हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता। अब क्योंकि आपने इसको थोड़ा सा पढ़ा होता है, इसलिए आपको गुस्सा इस चीज पे आना शुरू हो जाएगा कि दूसरों को ये बात समझ क्यों नहीं आती, आपका इंटरेस्ट ही खत्म होना शुरू हो जाएगा। और जब दूसरों के सामने आप जनाब अपनी कॉपी रखेंगे जिसमें सब कुछ सॉल्व हुआ होगा, दूसरे कहेंगे वाह वाह जी आप तो इतना आईटीआई के बादशाह हैं, मुझे क्या पता अगर ये बादशाह होता तो पहले तो इसने क्वालिफाई कर लिया। असल चैप्टर जब ये आएंगे दोबारा फ्लैट हो, गेम खत्म, गेम ऑफ होता है। एक दफा इसके अंदर डिस्क्वालिफिकेशन स्टूडेंट बर्दाश्त कर लेता है, जब दोबारा इसमें डिस्क्वालिफिकेशन होता है वो घुटनों के बल देता है, कहता है यार नहीं होता, मुझसे आइडिया नहीं पास हो रहा, मैं आगे क्या करूं। ये आपको मेंटली और फिजिकली तोड़ देता है। इसलिए आप इस कश्ती पे बैठे हुए उसको पार करो, हर सूरत में पार करो, छलांग मत करो इसमें। एक दफा अगर तुमने छलांग लगा दी, बात खत्म। मैं कमिट कर रहा हूं कि तुम्हें जो चीजों में जिस जगह पे इशू है मैं समझाऊंगा। मेरी कमिटमेंट में अगर किसी जगह पे कमी देखो तो मुझे कहो, मैं तुम्हें फिर बता रहा हूं बेटा, एक एक क्वेश्चन हाथ से सॉल्व कर, रिकॉर्डेड लेक्चर्स पढ़े। कोई स्टूडेंट ये नहीं कह सकता कि इसने पढ़ाया। 1 घंटे की क्लास है 2 घंटे पे लेकर के, सबको तंग करके 2 घंटे पे लेकर, क्यों 2 घंटों पर लेकर के आओ, पढ़ाना है। लेकिन तुमने क्या हासिल किया, ये क्वेश्चन। इन चीजों को समझने की कोशिश करो, नोट्स बनाओ, अपने पास अलाइन करो, चीज समझ में आती मेरे पास बार बार आओ, बार बार समझाओ। बेटा क्लियर है? पहली बात ये इस चीज को समझना, स्टडी टेस्ट का ये सॉल्यूशन 30 साल का ठीक नहीं, ऐसे करना पड़ेगा। उसने क्या किया हुआ देख लेना। उसने सिंपल क्या किया, 75 लाख के ऊपर 5% अप्लाई करके तो लिख दिया, आसान है ना, मजे का काम। अब क्या हो गया, ये साइड आपके पास बड़ी होगी, छोटी होगी, जो डिफरेंस है उसको उठा, उसने कहा जी बैड नेट की क्रेडिट खत्म होगी। अब आप इस चीज को समझें, इस लेवल के ऊपर आपको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि काम ऐसा होना चाहिए, तो आपके लिए तो वही चीज हर पे आकर बन जाती है जो आपने वहां पे देखी। और जब आप इसी चीज को पेपर में जाके लेकर देखते हैं, उसके सॉल्यूशंस को देखते हैं, अब कॉन्सेप्ट खत्म, आप नहीं समझ जाएगा उसने क्या किया। बेटा ठीक है, सेकंड केस बेटा, सेकंड केस, अगर आपने मार्च से पूरी अमाउंट रिकवर कर ली होती, फिर क्या करते? फिर मुझे करना पड़ता कि मैं यहां पर एक एंट्री रिवर्स करता जिसमें प्रीवियर को डेबिट करता 2 लाख से और क्रेडिट कर देता फिर किसको बेटा, बैड डेट्स। इसका मतलब 2 लाख रुपए कहां लेके आता, यहां लेके। प्रीवियर में 2 लाख रुपए यहां पे डेबिट कर दे, ठीक हो, ये तुम्हारी असाइनमेंट है, तुम करके लो। फिर उसके बाद 75 लाख पे 5% लेना मेरा हक था, क्योंकि रिमेनिंग रिसीवेबल अब जो बचे हैं वो कितने हैं, 75 लाख, उसमें 5% ले लो, ठीक है। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? अब देख लो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस में फर्क इधर, फिर भी एक्सपेंस इधर ही है। बेटा क्लियर है? अब बेटा यहां देखो इस जगह के ऊपर, इसका मतलब कि मेरे पास अलाउंस से फिगर आई, बैड डेट्स कोई नहीं हुए, अलाउंस से फिगर आई बेटा कितने की, 25। लेकिन साथ ही एक बड़ी मजे की बात कर रहे हैं, कहता है 50,000 की रिकवरी हो गई है। किससे रिकवरी हो गई है? वो मैगी वाला जो आपने बैड डेट में कन्वर्ट किया होता है, बैड डेट ये वाला, कहता 50,000 रुपए उसने दे दिया। इसका मतलब ये बैड डेट्स रिकवर्ड है, रिसीवेबल्स 50,000। अब बेटा ये वाली साइड बड़ी होगी, ये छोटी,
अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस लिखूंगा, लेकिन इधर लिखूंगा, और अब ये बैड डेट का एक्सपेंस नहीं होगा, बैड डेट की क्या बन जाएगी, इनकम। समझ आई ये बात? 50,000 के बैड डेट्स नहीं हुए, 50,000 की रिकवरी हो गई है, वो बैड डेट्स हुई। बेटा ठीक है, पिक्चर ले लो। हो गया बेटा? वो बेटा जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, इसको खत्म करो। हाँ, अब ये इनकम बनेगा, अब प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस नहीं, अब ये प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम। बेटा इधर देखो, आखिरी पार्ट इसी का लास्ट, इसको मैं रब कर दूं। अब बेटा यहां देखना जरा, अगर मार्च ने आपको पैसे दे दिए होते फिर क्या करते? ठीक है, अब बेटा यहां देखिए, अगर मार्च से पैसे मिल चुके, अब कैलकुलेशन कुछ यूं है कि अगर एक फुल अमाउंट from March has received during the year। अब बेटा यहां देखना, अगर पूरे पैसे मिल गए 4 लाख रुपए मिल गए, इसका मतलब रिसीवेबल के क्लोजिंग बैलेंस में उसका बैलेंस नहीं है, तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक एंट्री परफॉर्म करनी पड़ेगी जिसमें प्रोविजन को डेबिट, सॉरी अलाउंस को डेबिट करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में जानबूझ के प्रोविजन की जगह अलाउंस लिख रहा हूं ताकि तुम इससे भी यूज्ड हो। अलाउंस डेबिट विद 200,000 और बैड डेट्स क्रेडिट विद 200,000। अब ना दो का, एक यहां पर बैड डेट्स से 200,000, एक इधर अलाउंस से 200। बेटा बात समझ में आ गई? अब उसके बाद क्लोजिंग प्रोविजन। अब क्लोजिंग प्रोविजन सिंपल है। नाउ क्लोजिंग प्रोविजन, क्लोजिंग अलाउंस बेटा 75 लाख का 5%। जी बेटा, $75 लाख 5%। जल्दी बोलो बेटा यार, 75 लाख का 5% लोन है, क्या हो गया? 3,75,000। ठीक है बेटा, बेटा इधर देखो, बोर्ड पे देखो, सही है ये बात? टोटल किया तो 5,75,000 माइनस करके देखो 45,000 अलाउंस में चला। अगर आप बोर्ड से देखो, अलाउंस डेबिट पे भी, अलाउंस क्रेडिट पे भी। उसके बाद आगे बैड डेट्स रिकवर्ड, रिसीवेबल से आपके पास 50,000 ये साइड बढ़ी। बैड डेट का एक्सपेंस नहीं है, बैड डेट की इनकम है। आप देखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इधर आएगा और 2,05,000। सो इधर इट कुड बी डन लाइक दिस, और जैसे हमने पहले किया बस। बेटे समझ में लगी बात? आज की असाइनमेंट सिर्फ इस क्वेश्चन को रीपरफॉर्म करो।
आज के असाइनमेंट सिर्फ इस क्वेश्चन को रीपरफॉर्म करो। अगर तुमने इस क्वेश्चन को समझ के परफॉर्म कर लिया या इसके अंदर चीजें हुई भी आपको समझ में आ गई, आपका पेपर आपके लिए बहुत सिंपल। ठीक है बेटा जी, ऑफ कर लो क्लास। अल्लाह हाफिज बेटा जी।